इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के विदेश दौरे पर हैं और इस दौरान स्वीडन की यात्रा पूरी करने के बाद नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओस्लो में भव्य स्वागत किया गया और वहां नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत और नॉर्वे के मजबूत संबंधों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि आने वाले वर्षों में यूरोप भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे देश में 10 लाख से अधिक नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। अवार्ड है, अगर बात की जाए नॉर्वे की, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन गए थे और स्वीडन में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। यह सम्मान किसी भी देश के प्रमुख को दिए जाने वाले स्वीडन के सर्वोच्च राजकीय सम्मानों में माना जाता है। इस उपलब्धि के साथ पीएम मोदी को अब तक 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन सरकार और वहां की जनता का आभार जताया। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन की सरकार ने रविवार को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी देश के प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिए जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस सम्मान के साथ ही पीएम मोदी को अब तक कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से उन्हें दिए गए सर्वोच्च नागरिक और राज्य के सम्मानों में शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान मिलने पर आभार जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टन से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं उर्सुला जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के स्वीडन दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को एक ज्यादा संगठित और तकनीक आधारित आर्थिक साझेदारी में बदलना है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का केंद्र स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ उच्च स्तरीय बातचीत, स्वीडिश बिजनेस जगत के प्रमुख लोगों से मुलाकात और भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल इनोवेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी एजेंडों में स्वीडन को एक प्रमुख नॉर्डिक साझेदारी के रूप में स्थापित करना था। पीएम मोदी को स्वीडन का उच्च सम्मान मिलने के बाद एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी की सराहना की है। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता है और उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री जी को ये 31वां सम्मान मिला है। 31वां देश है जिन्होंने ऐसा सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री जी की जो काम है, जो विश्व शांति के लिए जो काम करते हैं, उसके चलते हुए उनको ये सम्मान मिलता है। दुनिया में भारत का लोहा अब माने जाने लगा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनका काम करने का अलग तरीका है।
इसलिए स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था, जो अपने अपने देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नवाजा गया है। यह पता चलता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के देशों में कितने लोकप्रिय हैं। देश का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जा रहे हैं उनको सम्मान भी मिल रहा है, और आज मुझे लगता है कि देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। निश्चित है कि दुनिया के किसी देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ शांति का संदेश लेके जाते हैं। उनका प्रयास होता है कि हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करके जो आयात निर्यात की प्रक्रिया है उसको हम लोग सुचारू रूप से व्यवस्थित करें और देश खुशहाल रहे। पीएम मोदी शनिवार और रविवार की 2 दिवसीय यात्रा पर स्वीडन पहुंचे। स्वीडन के गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का बंगाली परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही विदेशी छात्राओं ने पीएम मोदी के स्वागत में भरतनाट्यम की भी प्रस्तुति दी। लीला अकेडमी की प्रतिभाशाली छात्राओं की भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वीडन में भारतीय संस्कृति को जीवित देखकर खुशी जाहिर की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी 8 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है और आगामी योजनाओं पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर तंज कसा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए सभी 8 नए और प्रमोट किए गए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन इसी के बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक्स हैंडल पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ ये है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नए मंत्री बने हैं वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर उधर आते जाते देख रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन बाकी सब मंत्रियों को डब्बा कर देता है। और अब फिर से अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कहा है कि अपने लोग फिस आन गांव का सिद्ध। ऐसे में अब अखिलेश यादव के इस एक्स हैंडल पोस्ट ने यूपी की सियासत को पूरी तरह से सुलगा दिया है। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव विपक्ष का मुख्य चेहरा है। ऐसे में उनके लगातार बयानों के बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि अब अखिलेश यादव से पूछकर क्या सरकार चलाई जाएगी, उन्हें अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। मैंने कहा ना कि उनका समाजवादी पार्टी की दुर्दशा जैसे आरजेडी की हुई है, जैसे टीएमसी की हुई है, जैसे कांग्रेस की हुई है, वैसे 2027 में होने वाली है। इस सच्चाई को श्री अखिलेश यादव जी जान चुके हैं, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। अखिलेश बाबू से समाजवादी पार्टी से पूछिए तुम्हारे काहे पेट में दर्द हो रहा है उनको पेट में किस बात दर्द हो रहा है? उन्होंने तो अपना 5 बार सरकार बनाया और गुंडे बदमाश माफिया पाले, और यहाँ तो जनता सुखी है और जनता सुखी ही है। प्रदेश आगे बढ़ा है। एक आदमी की आमदनी 3 गुनी हो चुकी है। आप देखो प्रवृत्तियां 3 गुनी हुई कि नहीं, आप लोग बताओ भैया। जब उनकी सरकार थी तो वो जिनको ये विभाग दिए थे तो वो भी बेचारे फीस थे, चले गए मछली पकड़ने। से पूछ करके मुहूर्त निकालेंगे, उन्हीं से पूछ करके काम कराएंगे। और उसी समाजवादी पार्टी ने जो इस देश को, इस सृष्टि को, इस विश्व को नई दिशा देने का काम किया हो, त्याग बलिदान से उसका पूरा इतिहास भरा हो, उसके लिए आज तक के सबसे अमर्यादित बात तो उसी समाजवादी पार्टी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के नए मंत्रियों ने बीती 10 मई को शपथ ली थी। लखनऊ के जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी।
और 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन किया गया था। अब योगी कैबिनेट में 60 मंत्रियों का कोटा फुल हो चुका है। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज होना शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर कस ली है। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। मामला वंदे मातरम को लेकर है, जिसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ उन्होंने बताया और कहा कि इस मामले में कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। बीजेपी का कहना है कि मौलाना मदनी अक्सर देश विरोधी बयान देते रहते हैं। हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी एक बार फिर विवादों में है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने की कड़ी निंदा की है। मदनी ने इसे मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट की और लिखा कि वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ भी अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। ये गीत हमारे धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है और इसे अनिवार्य बनाकर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश की जा रही है। पहले सिर्फ मुसलमान ही सांप्रदायिक ताकतों के निशाने पर थे, लेकिन अब सीधे इस्लाम धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। मदनी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है और कह रही है कि मदनी हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं। उनकी तकलीफ रोहिंग्याओं के लिए है। देखिए, मदनी साहब उनको कौन दबा रहा है और कौन उनको डरा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम लोगों में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर किसी प्रकार का जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के बारे में कभी ना सरकार सोचती है, ना हमारी पार्टी सोचती है। सभी लोगों को अपना यहाँ पर जीने का अधिकार है। जो भारत सरकार के भारत के जो नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने साथ जो पिछलग्गू रोहिंग्या लगा रखे हैं वो तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएंगे। और पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद रोहिंग्याओं में भगदड़ हो चुकी है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चल रहा है। किसको डर लग रहा है? हमें समझ लगता नहीं, क्योंकि सबको बराबर हक मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी की जितनी स्कीम्स हैं, बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, उसमें लगभग 30 से 34% जो है वो मुसलमानों को मिलते हैं। पॉपुलेशन 14-15% है। तो स्पष्ट है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की डर की राजनीति नहीं है, बराबरी की राजनीति है, बराबर की हिस्सेदारी है। अरशद मदनी ने बड़ा दावा भी किया कि देश में नफरत की पॉलिटिक्स अब डराने धमकाने की पॉलिटिक्स में बदल गई है। इसका मकसद मुसलमानों को डराना और उन्हें थोपी हुई शर्तों के तहत जीने के लिए मजबूर करना है। अब मदनी का बयान सुर्खियों में है और एनडीए के नेता उन पर हमलावर हैं। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ सरकार का गठन हो गया। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने वीडी सतीशन को सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके साथ ही केरल में एक दशक लंबे वामपंथ शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। केरल में कांग्रेस नीति यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ सरकार का सोमवार को शपथ ग्रहण हुआ। वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण के साथ ही केरल में सीपीआईएम के दिग्गज नेता पिनराई विजयन के एक दशक लंबे शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व में कांग्रेस के आखिरी बार सत्ता में आने के 15 साल बाद कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में लौट आया है। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे।
വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. नई सरकार 21 सदस्यीय कैबिनेट के साथ अपना कार्यभार संभालेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस को 11 मंत्री पद मिले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का भी पद शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। वंदे मातरम मलयालम में गाया गया। उसके बाद जन गण मन हुआ और कार्यक्रम आगे बढ़ा। बता दें कि हाल ही में संपन्न चुनाव में यूडीएफ ने जबरदस्त वापसी करते हुए 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 102 सीटें जीती, जबकि अकेले कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ 63 सीटें हासिल की, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। केरल में कांग्रेस की सरकार का गठन हो गया। वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने नई सरकार को जनता की उम्मीदों की सरकार बताया। वहीं बीजेपी ने सरकार गठन में देरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव परिणाम आने के 13 दिन बाद सरकार बनी है। सरकार को मुस्लिम लीग के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। केरल को आखिरकार नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कुछ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सतीशन की शपथ के बाद राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। I would like to thank the people of Kerala. They have given a good mandate. We'll have to deliver a good message for the country. Mr. Satishan, Vedugopal, Ramesh Chenitala, and all the team, the PCC president, all of them work together, including Muralidharan, all the leaders joined together, and our partners also, our alliance partner UDF, our Muslim League and all of them, with all our parties, they work together. They made the state proud. We are going to deliver whatever we have promised. We are going to deliver. I wish them all the best. The entire बीडी सतीशन साहब को झारखंड की ओर से और झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं और झारखंड की जनता की ओर से भी। और हमें लगता है कि जो केरल की जनता है उनके चेहरे पे लगातार मुस्कुराहट कायम रहेगी। शासन प्रशासन बिल्कुल जनता के हित में कार्य करेगी, क्योंकि सतीशन साहब का अनुभव रहा है, तो हमें लगता है कि उनके अनुभव का लाभ केरल को मिलेगा। मैंने बहुत उनको बड़ा काम हो गया है, उनका अभिनंदन मैं करता हूँ। और कांग्रेस ने जो वहाँ बहुत सारे स्पर्धक थे, कॉम्पिटिटर थे, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। उनके साथ जो एमएलएस जो कहेंगे उसके मुताबिक काम हुआ। ये राहुल जी ने जो स्टैंड लिया वो बहुत अच्छा स्टैंड है, अच्छा काम करेंगे। वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूमात है और सारे एमएलएस का उनको पूरी तरह से समर्थन है। जबकि बीजेपी केरलम में सरकार देरी से बनाने को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है और कह रही है कि 13 दिन बाद सरकार बनी है, बस मुस्लिम लीग के दबाव में सरकार नहीं चलेगी। 13 दिन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का चयन किया। 13 का आंकड़ा क्यों प्यारा है कांग्रेस पार्टी को ये वो जाने, परंतु अपेक्षा करते हैं कि मुस्लिम लीग के दबाव में सरकार नहीं चलेगी। केरलम के हित में, केरलम की जो जनता है उसके हित में सरकार चलेगी। Look, every 5 years in our democracy, people are given an opportunity to vote. People are given an opportunity to vote in a new government. And today is that day, and in every democracy this is an important day. In the democracy of our state, in the process that people have decided, they have chosen a government, and it is our duty to be part of this event, and we are here, and we wish the incoming government all the best,
and we are hopeful that we will be given a role in the assembly to create a new direction to bring the change that the people of Kerala want. शपथ ग्रहण कार्यक्रम में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री सतीशन ने सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईंधन संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। डीएमआरसी ने राजधानी में निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से एक्स्ट्रा ट्रेन ट्रिप शुरू करने का फैसला किया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील की है। ऐसे में देश की राजधानी में निजी गाड़ियों पर निर्भरता कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने खास तैयारी की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अब यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रही है। इसके लिए डीएमआरसी ने एक्स्ट्रा ट्रेन ट्रिप शुरू करने का फैसला किया है। डीएमआरसी की ओर से बताया गया है कि 18 मई से हर सोमवार को 6 अतिरिक्त ट्रेनों के जरिए 24 अतिरिक्त फेरे शुरू किए जाएंगे। बाकी दिनों में जब भी जरूरत होगी तब भी ऐसा किया जाएगा। इस फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है, सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो देश के सामने बात रखी है और मुझे लगता है उसको लोगों ने स्वीकार किया है। वर्तमान परिस्थितियां ठीक रहें, ऐसा प्रधानमंत्री जी का मोटिव है और उन्होंने जो है रेल की मेट्रो की सेवाएं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चलेंगी। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम और मंडे को मेट्रो का प्रयोग करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता, सरकार के एमएलए, मंत्री, तो जिस प्रकार की देश में परिस्थितियां आगे खराब ना हो जैसा और प्रदेशों में हो रहा है और देशों में हो रहा है, उसको लेकर ये बहुत बढ़िया कदम और प्रधानमंत्री जी की बात को लोग मानते भी हैं। मेट्रो के इस कदम का स्वागत है कि उन्होंने अपने फेरे बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री जी की कॉल के चलते हुए लोगों ने मेट्रो से ट्रैवल करना शुरू किया है। मेट्रो ऑलरेडी लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, अपेक्षा करते हैं उसको भी जल्द शुरू करेगी ताकि व्यक्ति को घर से लेकर मेट्रो से चढ़ने से लेकर मेट्रो से उतरने से लेकर अपने गंतव्य तक जाने की सुविधा बनेगी। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने कहा कि मौजूदा हालात में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सार्वजनिक परिवहन की अहम भूमिका को पहचानते हुए डीएमआरसी मेट्रो सेवाओं से ज्यादा अपनाने को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कई रणनीतिक पहल कर रहा है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और संभावित ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर दिल्ली में भी दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने हर सोमवार को मेट्रो डे मनाने का फैसला किया, जिसमें सरकारी कर्मचारी निजी वाहनों की जगह मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार ने विभागीय ईंधन उपयोग में 20% कटौती का लक्ष्य तय किया है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम और कार्यालयों की नई टाइमिंग जैसे विकल्पों पर भी चर्चा तेज हो गई है। पहले मेट्रो डे अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह मेट्रो और डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस से सचिवालय पहुंचे। सरकार का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने, ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए प्रेरित करना है। दिनचर्या के चलते हुए के चलते हुए यही कोशिश करते हैं कि जब भी अपना प्राइवेट व्हीकल मिले और बहुत ही बेहतरीन सफर रहता है मेट्रो का, बहुत साफ सुथरा हमारा ये ट्रैफिक है तो जल्द से जानकारी बड़ा कन्वीनियंट है। तो हमने जहाँ भी हमें वहाँ मेट्रो का इस्तेमाल करने से इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और दिल्ली सरकार को लगातार अपने 1.5 साल के कार्यकाल में लगातार मेट्रो का नेटवर्क देने के लिए काम करती है। हमने और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर अब प्रशासनिक अधिकारियों पर भी देखने को मिल रहा है। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और घर से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय तक वो पैदल ही गए। उनके साथ उनका पूरा स्टाफ भी पैदल ही गया। डीएम ने बताया कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे खुद उदाहरण पेश करें और आम जनता तक ईंधन बचाने का संदेश पहुंचाएं। इस पहल का उद्देश्य ये दिखाना है कि छोटी छोटी कोशिशों से ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण संभव है। कार्यालय पहुंचने के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पैदल चलकर सहयोग किया। स्थानीय लोग इस कदम को प्रेरणादायक और सकारात्मक कदम मान रहे हैं। ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काफी अहम है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देशवासी हैं ईंधन की बचत करें, उसी के क्रम में मैं और मेरे सभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि यथासंभव ईंधन की बचत करें। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों से भी अपील करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ई रिक्शा का यूज़ करें। छोटी मोटी दूरी पर अगर जाना है तो साइकिल का भी, बाइसिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ईंधन को बचाएं, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो ईंधन है वो इंपोर्ट किया जाता है, आयातित किया जाता है, जिस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम कम से कम जो है ईंधन का इस्तेमाल करें। और इसमें एक पंथ दो काज हैं। एक तरफ जहाँ हम ईंधन की बचत करते हैं, जो इंपोर्ट है उसको कम करते हैं, उसके साथ ही ईंधन अगर कम जलेगा तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। हमारे संवाददाता जिशान अहमद ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह से खास बातचीत की। देश में महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी का आज आगरा में विरोध प्रदर्शन देखा गया है। ये अनोखा विरोध प्रदर्शन है। महानगर अध्यक्ष अमित सिंह हैं, आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये एक रिक्शे में चल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये आगरा में कांग्रेस पार्टी का महानगर अध्यक्ष हैं अमित सिंह, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वह प्रदर्शन में शामिल है। ये अनोखा प्रदर्शन है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये स्कॉर्पियो कार है। डीजल पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, जो रस्सी बांधकर एक कार, जो स्कॉर्पियो कार है, उसको खींचते हुए नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेसी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, ये अनोखा प्रदर्शन आगरा में देखा जा रहा है? ऐसे प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हो रहे हैं। इस देश से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री को। देश झूठ से नहीं चलेगा, देश सच्चाई से चलेगा। सच सामने आना चाहिए। देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। 1 साल तक सोना मत खरीदो, पेट्रोल की गाड़ी मत चलो, और आप विदेश यात्रा करोगे, आम पब्लिक को रोक के आप विदेश यात्रा पे जाओगे। ये तो देश को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री विदेश यात्रा करने जा रहे हैं। कोई मजबूत नहीं, सिवाय धोखा और झूठ के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। ये देश झूठ की बुनियाद पर चल रहा है अभी तक। देखिए, ये कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महंगाई को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी विरोध प्रदर्शन किए थे और आज भी बड़े स्तर पर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक देखा जा रहा है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।